सबलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षण अभिक्षमता देख रहे हैं यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, और इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। देखिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि शिक्षण एक्चुअली में यानी कि टीचिंग एक्चुअली में है क्या चीज़। और हम वैसे तो सब कुछ जानते हैं कि टीचर है, वो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो ये कॉमन सी बात हो जाती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, इसको हम किस रूप में समझना चाहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए आप शिक्षा देख रहे हैं, है ना। शिक्षा यानी कि एजुकेशन। तो एक तरफ शिक्षा है और एक तरफ क्या है, शिक्षण। जैसे ही आप दोनों को देखेंगे तो आपको देखने में सेम लगेगा, लेकिन शिक्षा, इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, एजुकेशन है, ठीक है। और ये क्या है, टीचिंग है। तो ये एक तरफ आप एजुकेशन देख रहे हैं, एक तरफ आप टीचिंग देख रहे हैं। दोनों का मेन एम क्या होता है? दोनों का मेन एम ये होता है कि दोनों ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा एक बहुत विस्तृत रूप है, बहुत बड़ा रूप है। शिक्षा के अंतर्गत आता है शिक्षण। शिक्षण कार्य किस तरीके से होना चाहिए, क्या कौन कौन सी उसकी मेन चीजें होनी चाहिए, ये सब आपको कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए। अब अगर हम शिक्षा के अंदर शिक्षण को समझें तो सबसे पहले चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि शिक्षण को, एक आपने नाम सुना होगा, एडम्स। तो जो एडम्स हैं, उन्होंने क्या कहा कि किस तरीके से शिक्षा को देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा ये बाइपोलर होता है। बाइपोलर को हिंदी में द्विध्रुवीय कहते हैं, मतलब दो ध्रुव, जिसके दो, जो है आप चुंबक ले लीजिए और उसके दो ध्रुव होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ। ऐसे ही उन्होंने कहा कि दो ध्रुव होते हैं शिक्षा या शिक्षण के, दोनों के। उसको हम एक तरफ कहते हैं शिक्षक और एक तरफ हम कहेंगे छात्र, यानी कि शिक्षार्थी या बालक या कुछ भी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शिक्षक और छात्र, दो लोग, सिर्फ दो ही लोग मुख्य होने चाहिए शिक्षण की प्रक्रिया में। लेकिन अब इनकी बात अच्छी थी, हाँ चलिए, क्या इतने में ही पूरी शिक्षण प्रक्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एक दूसरे महाशय हैं जिनका नाम है रायबर्न, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बाइपोलर नहीं है, ये ट्राइपोलर है, जिसमें आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यानी कि त्रिभुज दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं कि शिक्षक और छात्र तो जरूरी हैं ही, साथ में पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। बात इनकी बिल्कुल सही है कि अगर शिक्षक और छात्र हैं तो वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो गलत एडम्स की बात भी नहीं थी, उन्होंने पाठ्यक्रम को मुख्य नहीं माना, इन्होंने पाठ्यक्रम को भी महत्वपूर्ण मान लिया है कि अगर एक व्यवस्थित शिक्षण कार्य हो रहा है तो उसमें पाठ्यक्रम का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये आप पूरा जो देख रहे हैं, ये आपके अवधारणा, जो टीचिंग कॉन्सेप्ट है, उसमें सबसे पहली कड़ी है कि किस तरीके से आप टीचिंग को देख रहे हैं। तो चलिए आगे इसका विस्तृत रूप देखते हैं, समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप खोज लीजिएगा। मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बताऊंगा, इसी वीडियो में आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल पहले प्रश्न को देखते हैं कि शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों में कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है। ये नहीं को ज्यादा फोकस में रखिएगा, क्योंकि आपसे मैंने जब जब क्वेश्चन पुटअप किए हैं तो कई बार आपका जो रिप्लाई आया है वो नहीं को छोड़कर आप लोग आंसर देते हैं, ठीक है। और ये हमेशा पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं को आप लोग छोड़ देते हैं। ऐसे आप लोग इंग्लिश में भी, जो लोग हिंदी में इसको नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग इस चीज को इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। विच फैक्ट ऑफ नॉट इम्पॉर्टेंट इन पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द इफेक्टिव ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो बात करी जा रही है शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों में, ठीक है। महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको कुछ छोड़ दिया जाए, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ये जो 1 2 3 6 लिखा गया है, ये अलग है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने किसी पेपर से ही उठाया है आप लोगों के लिए, कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगता रहे, क्योंकि ये बहुत पुराना पेपर नहीं है, बस जस्ट बैक ईयर का ही एक क्वेश्चन है, जिससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो आप इसका आंसर ढूंढिए और साथ में जुड़े रहिए और आगे चलते हैं।
तो देखते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान तथा कौशल सीखने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात कही गई है कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कौशल सिखाते हैं, एक टीचर ही तो एक बच्चे की सहायता कर सकता है ना? तो वो जो प्रक्रिया है इसमें दो लोगों के बीच की, यही शिक्षण है। दूसरी लाइन कहती है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन लाना है। शायद आपने शिक्षा का या सीखने का या जो लर्निंग की आपने परिभाषा पढ़ी होगी, वो आपने पढ़ी होगी, एक लाइन की छोटी सी परिभाषा है कि शिक्षा क्या है। जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में किसी प्रकार का कैसा भी परिवर्तन आता है, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, और इस तरीके जो परिवर्तन आता है वो शिक्षा होती है, और शिक्षण प्रक्रिया इस चीज को आगे बढ़ाती है। आगे देखते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य निर्देशित करने वाला शिक्षक अधिगम को जगाने वाला, मार्गदर्शक, उत्साहवर्धक तथा दिशा बोधक होता है। यहाँ शिक्षक को मेन फोकस किया गया है कि एक्चुअली में जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें शिक्षक का रोल क्या होता है, एक टीचर का रोल क्या होता है। अधिगम को जगाना मतलब लर्निंग को वेक करना है। मतलब अधिगम बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा है उसको अधिगम का तो मतलब पता ही होगा। तो अधिगम माने होता है सीखना। उसके बाद बात करते हैं मार्गदर्शक। मार्गदर्शक भी होता है, गाइड होता है, मतलब उत्साहवर्धक तथा दिशा बोधक होता है। इसी तरीके से शिक्षण क्या है? शिक्षण दो तरफा संप्रेषण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र शिक्षक अंतरवैयक्तिक प्रभावों से सीखने में शामिल रहते हैं। आप इस चीज को समझ लीजिए, दो तरफा संप्रेषण ये क्या चीज है? टू वे कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। कभी कभी हिंदी जो है ना, मैंने आपसे कई बार कहा है कि हिंदी में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, और आप नीचे देखिए, इसमें आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि इंग्लिश आपके लिए हमेशा इजी होती है, लेकिन तब भी कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो हिंदी में काफी आपको टेंशन दे सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज को देखे नहीं होते हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो शिक्षण हमेशा शिक्षक और छात्रों के बीच में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है टू वे कम्युनिकेशन है। तो इस पर प्रश्न भी बन चुका है कि शिक्षण किस प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है, कौन कौन सी चीजें इसमें होती है। तो टू वे कम्युनिकेशन को भी उन्होंने पूछा है एक बार कि टू वे कम्युनिकेशन शिक्षण का पार्ट है या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, एक पुराना वाला ही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा था, तो अब उसका आंसर देने का समय हो गया। मैं आपको उसका आंसर दे देता हूं। तो यहाँ पर क्या है कि शिक्षण की जो मैंने पूछा था कि सकारात्मक कारकों में कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है, ये बताना था आपको। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अध्यापक को विषय का ज्ञान, यानी कि टीचर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। कभी भी कोई भी प्रश्न इस तरीके का है ना, तो ये नंबर 1 पर सही रहेगा आपका। नंबर 1 पर सही का मतलब समझ रहे हैं, ये बात गलत हो ही नहीं सकती। हमेशा एक टीचर को अपने विषय का ज्ञान जो होता है वो 1 नंबर पे रखना चाहिए। कभी भी टीचर की तारीफ हो रही हो तो हमेशा ये कहें कि उनको अपने सब्जेक्ट का सबसे अच्छा ज्ञान है। आप भी जब तारीफ करते हैं तो यही कहते हैं कि हमारे जो टीचर हैं उनको उनका सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है, ज्ञान है। ठीक है, ऐसे ही हम बात आगे करते हैं अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की। तो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है कि नहीं, अभी देखते हैं। अध्यापक का संप्रेषण कौशल मतलब कम्युनिकेशन कैसा है, आपसे जो आपको जो चीजें समझाते हैं वो किस तरीके से समझाते हैं। आगे है कक्षा का समव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। मतलब जो संचालन अनुश्रवण का मतलब किस तरीके से वो क्लास का एटमॉस्फेयर कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो इसके साथ साथ अब आपको कौन सी ऐसी चीज लग रही है जो महत्वपूर्ण नहीं है? अगर आपने सही समझा है, अगर आपने बी लगाया है तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। जी हाँ, बी इज राइट। तो अध्यापक किस सामाजिक क्षेत्र से आया है, वो अमीर है, गरीब है, इससे जो शिक्षण की प्रभावकारिता है वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और उम्मीद है आपने बी ही लगाया होगा, काफी सरल सवाल था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे का और प्रश्न है, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं। बात को समझिएगा, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं आएंगी मतलब उनके सामने जो समस्याएं हैं, कैसी समस्याएं? जो
टीचिंग से रिलेटेड समस्याएं हैं कि ये जो मान लीजिए सवाल है छोटा सा, ये कैसे लगेगा, तो किससे पूछेगा? वो शिक्षक से पूछेगा, जाहिर सी बात है। या कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है और वो लैंग्वेज का टीचर से पूछेगा। अगर कोई सोशल स्टडी से संबंधित समस्या है तो किससे पूछेगा? अपने सोशल वाले टीचर से पूछेगा। तो 4 ऑप्शन है कि जो छात्र है उसकी अपेक्षाएं किससे होंगी? समाज से होंगी, शिक्षक से होंगी, राज्य से होंगी या परिवार से होंगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा वो होगा बी। ओके, ये आप सही कर दीजिएगा। अब बात करते हैं शिक्षा की भांति शिक्षण के भी 2 अर्थ होते हैं। अभी हमने बताया आपको कि शिक्षा भी 2 प्रकार से है कि मतलब उसको भी व्यापक अर्थ में देखा जाता है और संकुचित अर्थ में भी देखा जाता है। तो बहुत अंतर नहीं है। कभी आपको शिक्षा का व्यापक अर्थ पूछा जाए या संकुचित अर्थ पूछा जाए तो उसको भी आप शिक्षण के तरीके से देख सकते हैं। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि व्यापक अर्थ क्या कहता है शिक्षा। तो व्यापक अर्थ है कि शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, माध्यम, घटनाएं जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखाती रहते हैं। यहाँ पर बात करी जा रही है, यहाँ पे टीचर नहीं है, यहाँ पे छात्र नहीं है, यहाँ पर एक व्यापक अर्थ लिया जा रहा है। एक बच्चा जन्म लेता है और एक समय जो आता है वो बड़ा होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ साफ साफ बात करी जा रही है। व्यापक अर्थ यही है कि हर समय उसकी जिंदगी में, चाहे वो कोई भी मानव हो, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिससे वो सीखता रहता है। आप कहीं भी जाएं, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, आप बस पे बैठे हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं, किसी संस्थान में बैठे हैं, आप कभी ना कभी, चाहे वो कोई आपके साथ निगेटिव पर्सन हो, चाहे वो पॉजिटिव पर्सन हो, कैसा भी पर्सन है, आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर पर्सपेक्टिव में आप उस चीज को समझते हैं। तो ये एक ब्रॉडर मीनिंग हो जाता है, लार्ज मीनिंग हो जाता है, हमेशा चलने वाला। सेकेंड लाइन क्या कहती है? परिवार, समाज, वातावरण, राजनीति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को शिक्षण प्रदान करते रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? अगर मान लीजिए पूछा जाए आपसे कि व्यक्ति को शिक्षण प्रदान करती रहती हैं कुछ चीजें, इसका व्यापक अर्थ अगर हम निकालें तो इसमें कौन कौन सी संस्थान या कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण होंगे? तो उसमें आपके परिवार महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है, वातावरण, राजनीति, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। इसमें स्कूल का नाम कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। स्कूल यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इसमें रखा नहीं जा सकता, भाई वो भी एक समाज का हिस्सा है, समाज से विद्यालय को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन स्कूल एक छोटा टर्म है अगर हम पूरी लाइफ की बात करते हैं तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं और व्यापक अर्थ में महात्मा गांधी के अनुसार जानते हैं कि क्या है शिक्षण। तो शिक्षण, जो शिक्षा का अर्थ है, इन्होंने शिक्षा के आधार पर बताया है कि शिक्षा का अर्थ में बालक तथा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता हूँ। इन्होंने यही कहा कि भाई जहाँ पर आपके शरीर का विकास हो रहा हो, आत्मा खैर आत्मा का टर्म एक यहाँ पर एज ए नैतिक रूप में लिया गया है। आत्मा का मतलब व्यक्ति के व्यवहार से है ना। आपने अगर साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो आप जानते होंगे आत्मा एज ए साइकोलॉजिकल टर्म में भी यूज किया जाता है कि आत्मा का मतलब व्यवहार होता है, और बुद्धि के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, तो ये परिभाषा महत्वपूर्ण हो भी सकती है आपके लिए, लेकिन फिलहाल इस बात को समझना है कि व्यापक अर्थ वाकई में क्या होता है। अब आ जाते हैं संकुचित अर्थ, यानी कि नैरो बेस क्या है इसका। बालकों को ज्ञान, सूचना तथा परामर्श देना ही शिक्षा है। यहाँ पर वाकई में शिक्षण दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में जाते हैं, आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते पढ़ाते आप, ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी पूरी उसी कॉलेज में आप दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे चलना है, इसी कॉलेज में जीना है, इसी कॉलेज में सब कुछ हो जाना है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप उसको ये बताएंगे कि कुछ चीजें आपकी लिए इम्पोर्टेंट है। कोई आप मान लीजिए आप साइंस के टीचर हैं तो उसको साइंस के टर्म बताएंगे, आप मैथ के हैं तो आप मैथ के टर्म बताएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एक लिमिट चीज है, लिमिटेड चीज है। आगे लिखा हुआ है कि शिक्षण पूर्व नियोजित होता है, मतलब पहले से पता होता है कि हम वहां जाएंगे तो क्या क्या पढ़ने को हमें मिलेगा, और नियंत्रित होता है, कंट्रोल्ड होता है। बालक को कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है, इसके बाद नहीं दिया जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा शिक्षण है जो नियंत्रित रहता है, नियोजित होता है और कुछ समय तक ही होता है, कुछ समय, इसका समय निश्चित होता है। तो ये संकुचित है, व्यापक है, दोनों है या दोनों नहीं है, इस तरीके से आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है।
जैसे विद्यालय तथा कक्षा कक्ष में दिया जाने वाला शिक्षण, मतलब क्लासरूम या स्कूल से रिलेटेड जो भी टीचिंग हो रही है वो नैरो टीचिंग है। आगे बात करते हैं एमएस मैकेंजी ने इसको क्या कहा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए चेतना पूर्वक किए गए कार्य हैं। बहुत अच्छी बात कही कि चेतना पूर्वक जो काम किए जाते हैं कुछ समय तक वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं और संकुचित शिक्षा के रूप में या संकुचित शिक्षण के रूप में जाने जाते हैं। बात करते हैं शिक्षण की प्रकृति की। अब ये प्रकृति क्या है? प्रभावकारी है एवं व्यवस्थित है। समस्त प्रक्रियाओं का आधार जो है वो मनोविज्ञान होना चाहिए, कला एवं विज्ञान से संबंधित होना चाहिए, सांकेतिक क्रियात्मक तथा शाब्दिक व्यवहार से संबंधित होना चाहिए, कौशलात्मक क्रिया से संबंधित होना चाहिए। तो जो शिक्षण है ये सारी चीजों को लेकर चलेगा। अब मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्ट नहीं कर सकता, आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि प्रभावकारी होना चाहिए। किसी चीज को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वहां पर शिक्षण है ही नहीं, उसकी प्रकृति जो है बेकार है। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि जो मैंने आपके सामने टर्म यूज किए हैं तो इसमें दो टर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो जो शिक्षण की प्रकृति है वर्तमान में उसका आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, और जो सबसे नीचे लिखा है कौशलात्मक होना चाहिए, मतलब स्किल बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि जहां स्किल नहीं होंगे वहां पर शिक्षण की प्रकृति थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। तो ये दो टर्म सबसे ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। उसके बाद शब्दों का, भाई यहाँ पे जो चौथा पॉइंट लिखा हुआ है सांकेतिक होना चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए तथा शाब्दिक व्यवहार से संबंधित होना चाहिए। तो अगर वो सांकेतिक नहीं है, क्रियात्मक नहीं है, शाब्दिक व्यवहार नहीं है तो भी ये कमजोर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया देखते हैं। तो जैक्सन ने बताया कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 भाग होते हैं, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था और पश्चात क्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में समझ लीजिएगा क्योंकि मेरे हिसाब से हिंदी में समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। प्रश्न यहीं से सबसे ज्यादा आएंगे कि पोस्ट एक्टिव फेज में जो शिक्षण की जो टीचिंग प्रोसेस होता है उसमें पोस्ट एक्टिव फेज एग्जैक्टली क्या है या प्री एक्टिव फेज एग्जैक्टली क्या चीज है। तो चलिए पूर्व क्रियात्मक अवस्था को समझते हैं। सबसे पहले पाठ नियोजन यानी कि लेसन प्लानिंग। अब देखिए अगर आपने बीएड किया है तो आपको पता होगा कि पाठ नियोजन क्या है, तो शायद आप ना बता पाए। जहां पूछा जाएगा लेसन प्लानिंग क्या है तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। तो लेसन प्लानिंग है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मतलब प्लान करके रखना है क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। अगर इस चीज की आपके पास प्लानिंग होगी तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। मान लीजिए एकदम से आप किसी भीड़ में बैठे हैं और आपका नाम बुलाया जाता है कि आप आज किसी राष्ट्रीय पर्व पे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए रिसेंटली कोई भी पर्व है उस पर आपको बोलना है। भीड़ में आप एकदम से बैठे थे, आपको बुला लिया गया और आप स्टेज पे जाके खड़े हो गए। या तो आप बहुत अच्छे वक्ता हो तो आप बोल सकते हैं, वरना क्या होगा आपका मुंह वहीं पर बंद हो जाएगा और शायद आपका मजाक भी बन जाए। तो आपको अगर प्लानिंग दे दी जाए कि भाई वहां जाना है, हो सकता है ऐसा हो कि आपको बोलना पड़ जाए, जरूरी नहीं है, तो आप क्या करोगे, तैयारी कर लोगे। तो वहीं पर मैं बात बता रहा हूं कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ये चीज आप जैसे ही तैयार कर लेंगे तो ये एक प्री एक्टिव फेज बन जाएगा आपके लिए। उसके बाद शिक्षण विधि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस शिक्षण विधि से आप पढ़ा रहे हैं। अब टीचिंग आप कर तो रहे हैं लेकिन उसका तरीका क्या है। और शिक्षण विधि पे मेरा एक नहीं, मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं टीचिंग मेथड एग्जैक्टली क्या है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो टीचिंग है उस टीचिंग में टीचिंग मेथड को किस फेज में रखा जाता है, तो प्री एक्टिव फेज में रखा जाता है। आपको पहले से ही सोच लेना है कि इस टीचिंग मेथड को हम इस चीज में रखेंगे। हर चीज को हर मेथड में नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ना। इतने सारे मेथड हैं, आपने योजना विधि पढ़ी होगी, आपने आगमन निगमन विधि पढ़ी है, आपने खेल विधियां पढ़ी हैं, आपने वाद विवाद और व्याख्यान विधि पढ़ी है। तो हर चीज को, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आप कोशिश यही करेंगे कि व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाए, और व्याख्यान विधि इतिहास को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जा सकती है। तो टीचिंग मेथड ये प्री एक्टिव फेज में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की यानी कि टीचिंग एड्स की। पहले से आपको तय कर लेना है कि किस टीचिंग एड्स को हम कहां पर यूज करना चाहते हैं। तो मैंने 3 ये लाइन खींच दी, आप समझ रहे होंगे क्यों खींच दी, क्योंकि ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है विजुअल एड, जो कि सिर्फ जिसको हम दृश्य कहते हैं ना,
तो दृश्य यानी कि जो दिखाई दे, जैसे मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया, ब्लैक बोर्ड भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्लैक बोर्ड हो गया शिक्षण सहायक सामग्री में। उसके बाद ऑडियो, जिसमें आप सुनते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, आप रेडियो पे कुछ सुन रहे हैं ना, तो जैसे आपने जल्दी में सुना होगा मन की बात, है ना, तो मन की बात तो लगभग सब जानते हैं कि कौन आजकल सुना रहे हैं रेडियो पर। तो इस तरीके से आप वो जो चीजें सुन रहे हैं वो ऑडियो एड में सुनाई दे रहे हैं, जिसको हम श्रव्य कहते हैं, सुनने वाला, मात्र सुनने वाला। और जब तीसरे की बात करेंगे तो V एंड A दोनों, यानी कि दृश्य और श्रव्य दोनों की जो खूबी रखता हो वो शिक्षण सामग्री। तो वो कौन कौन सी होती हैं? टेलीविजन हो सकता है और आपका कंप्यूटर हो सकता है। तो कंप्यूटर में तो ये ऐसा नहीं है कि यार कुछ लोग लैपटॉप लिख दें, सर नहीं लैपटॉप भी होता है, तो ऐसा नहीं है। लैपटॉप कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाएगा, मोबाइल कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाएगा, और आपके जो टैबलेट हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये भी एक क्या है, प्री एक्टिव फेज हो जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं समय प्रबंधन की। जैसे मैंने आपको चार्टिंग में दिखाया प्लानिंग, ये तो है ही। अब आप उसका प्रबंधन कैसे करते हैं? प्रबंधन में हमेशा सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप उसका प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, कितनी देर तक करोगे। तो ये नियोजन का भी एक हिस्सा है, लेकिन इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक बार पूछा जा चुका है कि शिक्षण का समय प्रबंधन किस फेज से संबंधित है। तो ये भी प्री एक्टिव फेज से संबंधित है। आपको पहले से वो प्रबंधित करना है, मैनेजमेंट लेके चलना है, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है टीचिंग की। तो ये भी आपको प्री एक्टिव फेज में रखना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आइए बात देखते हैं क्या है कि शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का क्या आधार है। ये भी क्वेश्चन मैंने नेट के पेपर से उठाया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अपने आप बना लिया, आपके लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न भी। तो बेसिक्स ऑफ द जस्टिफाई यूजफुलनेस ऑफ टीचिंग एड। यहाँ कहने का आशय यही है कि जो भी टीचिंग एड्स होते हैं, जो मैंने 3 प्रकार के अभी बताए थे आपको, वो उनका एग्जैक्टली काम होता क्या है। कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों के प्रभावों प्रभावी ढंग से लगाना। देखिए, आप इसको इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा क्योंकि कुछ शब्द यहाँ पर आपको हो सकता है समझ में ना आए और आप कहो कि ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है। बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना भी सही है। आपको वो बताना है जो सबसे ज्यादा आपको अच्छा लग रहा हो, सबसे सही हो। यहाँ पर काफी दिक्कतें आती हैं, है ना। जैसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा कि हाँ भाई, टीचिंग एड्स तो हमेशा ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन कौन सा सही है मैं आपको बता दूं। विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, यानी कि ऑप्टिमाइज स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। जो भी सीखने का तरीका है उसको और अच्छा बनाना, वही उसका मुख्य काम होता है। पहला वाला भी सही है। यहाँ पर 2 कंफ्यूजन हमेशा है। जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कुछ स्टूडेंट से तो उन्होंने कहा सर पहला तो गलत नहीं है। मैंने कहा वो गलत नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन यूजीसी नेट इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सामने रखेगा। वो कहेगा कि आप बताइए इसमें क्या है, तो आपको बेस्ट आंसर बताना है, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर को साइड में रखना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे यही सही है कि अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। इष्टतम का करना मतलब वो सबसे बेस्ट तरीके से सीखने में सहायता करना। आप कुछ सीख रहे हैं और साथ में यूज कर लिया गया कि भाई चलो स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे, कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे, सामने कंकाल तंत्र रख लिया गया, क्लास में टांग दिया गया और आप उसको पढ़ने लगे, तो वो और अच्छे से सीखने में काम आता है। तो यहाँ पर ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको काफी प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि हमेशा हमको यही लगता है कि जो अच्छा है लगा दिया, हमारा तो सही हो गया, और इसकी कोई भी कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन के अच्छे आंसर भी आपको निकालने आने चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। ये है इंटरेक्टिव फेज, यानी कि अंतःक्रियात्मक अवस्था। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें प्रत्यक्षीकरण निदान, यानी कि कंफर्मेशन डायग्नोसिस, प्रत्यक्षीकरण निदान। और कौन सी चीजें हैं? प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं, पूर्व ज्ञान का स्तर की पहचान करना। यहां पर आप ये देखिए कि अंतःक्रियात्मक अवस्था वो होती है जब आप टीचिंग के बीच में खड़े हैं, मतलब जो भी प्रक्रिया है वो चल रही है ना। जैसे मान लो आप टीचिंग में अब ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हो चुके हैं,
आप जो भी ऑप्शन है, जो भी कमी है, आपको मौके पे सही करनी है। जो भी प्रभाव आपको दिखाना है मौके पे करना है। अब आपको प्लानिंग नहीं करनी है इस समय। तो क्या है प्रत्यक्षीकरण निदान, मतलब मौके पर जो आप कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी क्लास में शोर हो रहा है, तो कैसे निदान करेंगे? उनको कुछ इंटरेस्टिंग सा बताएंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, तो हो सकता है बच्चे थोड़ा सा शांत हो जाए। तो ये है प्रत्यक्षीकरण निदान। प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं, प्रतिक्रियात्मक यानी कि फंक्शनल प्रोसेस दिखाना होगा आपको, कि मतलब वाकई में किस तरीके से हमें वहां पर प्रक्रियाएं करनी है। ज्यादा घूमना नहीं है, मूवमेंट लिमिटेड रखना है, कितनी बार हमें बोर्ड की तरफ देखना है, किस तरीके से बच्चों की तरफ देखना है, ये सारी चीजें। पूर्व ज्ञान के स्तर का पहचान करना, जब आप कभी प्लानिंग करके जाइए तो हमेशा सबसे पहले अपने जो भी आपका टॉपिक है उसको तो उठा लाने लाना है, लेकिन उससे पहले आपको बताना है, बच्चों से पूछना है कि आपको क्या आता है, आपको उस चीज से रिलेटेड कौन कौन से, तो आइडिया देंगे आपको। मान लीजिए आप किसी नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उनको नदी के बारे में कितना ज्ञान है, या स्पेशल गंगा नदी के बारे में कितना ज्ञान है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। फोर्थ है छात्र के स्तर के अनुरूप शिक्षण। अब कैसे छात्र हैं, माना कि आप पीएचडी होल्डर हैं, माना कि आप बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, लेकिन मान लीजिए आपको मौका मिला कि हाँ भाई आज आप जूनियर हाई स्कूल या आप किसी 10th या 12th लेवल में गए और आपने हाई लेवल का बिल्कुल लेक्चर शुरू कर दिया और उनके ऊपर से निकल गया, तो ये भी एक गलत चीज है। पाठ के संदर्भ को तय करना, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका मोटिव क्लियर होना चाहिए, वो क्या पढ़ा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। पाठ के क्रम को व्यवस्थित करना, हमेशा क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो सरल से कठिन की ओर होना चाहिए और स्टार्टिंग से अंत की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बात खत्म वाली पहले बता दी और अब आप कह रहे हैं कि चलो अब हम शुरुआत से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। योजना सहायक सामग्री बनाना, तो योजना सहायक सामग्री बनाना, यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री की जगह योजना बता रहा है। मौके पर आपको कौन सी योजना बना देनी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली अब क्या किया जाए, तो आप दिमाग में कुछ योजना बना लेते हैं और उस चीज को पुटअप कर देते हैं वहीं पे। प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन का यूज करना, तो फीडबैक और रेनफोर्समेंट तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेनफोर्समेंट या फीडबैक है ये किस फेज में आता है, तो इसको हमेशा इंटरेक्टिव फेज में रखिएगा। फीडबैक कौन देगा, फीडबैक आपके छात्र देंगे, भाई ऐसा ऐसा रहा, कैसा कैसा आपने पढ़ाया। और रीइंफोर्समेंट जो आपको पता होगा कि रीइंफोर्स, इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, रीइंफोर्समेंट आप डालोगे ना तो आपको मिल जाएगा। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि आपको बीच बीच में छात्रों से ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे उनका भी उत्साहवर्धन हो सके, और उस उत्साहवर्धन को बनाए रखने के लिए क्वेश्चन का आंसर लीजिए और उस पर उनको शाबाशी दीजिए, कहिए कि हाँ आपको आता है, अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उसका उत्तर दिया और उत्तर आप अच्छे से दे रहे हैं। ये सब चीजें अगर आप यूज करेंगे तो आपके जो भी इंटरेक्टिव फेज में चल रहा है वो और अच्छा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। पश्च क्रियात्मक यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज में कौन कौन सी चीजें आती हैं। वास्तविक परिवर्तनों की तुलना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से करना। देखिए कंपेयर करना है, आपने जो सोचा था और जो हुआ। अब आप मान लीजिए आप कुछ कमी रह गई तो आगे उस चीज को आप ना करो, ये चीज यहां बताई जा रही है। यहाँ पे वास्तविक परिवर्तन की तुलना जो है अपेक्षित व्यवहार से करनी है आपको। आप समझ रहे हैं ना, जब आप कभी सोचते हो कि हाँ आज मैं टीचिंग करने गया, अगर आपको अपने टीचिंग की है तो आप सोचते हो कि हाँ यार ये कमी रह गई, अगली बार उस चीज को हम चेंज करेंगे और अच्छी तरीके से इसको पेश करेंगे बच्चों के सामने या कहीं भी। ऐसे ही मूल्यांकन की उपयुक्त विधि का चयन करना, सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ द इवैल्यूएशन। बात की बात है कि मान लीजिए आप टीचर हैं और छात्रों को आप देख रहे हैं और आपने देखा कि किस तरीके से वो टीचिंग हुई, स्वतः मूल्यांकन कर रहे हैं कि भाई वहां पर ये चीज अच्छी थी, ये चीज नहीं अच्छी थी, इस चीज में काम अच्छा रहा, उस चीज में काम नहीं अच्छा रहा। तो एक इवैल्यूएशन भी आपको करके चलना पड़ेगा। प्राप्त परिणाम के आधार पर पुनरीक्षण करना, रिवाइजिंग बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन। आपका परिणाम कैसा रहा उसके बेस पर आप रिवाइज करेंगे। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण हेतु निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग ऑफ द रिमीडियल लर्निंग। जहां पर ज्यादा दिक्कत हो रही है, बार बार दिक्कत हो रही है, वहां पर अपने शिक्षण को और अच्छा करने के लिए आप उपचारात्मक रवैया अपनाएंगे। जैसे क्या होना चाहिए,
मान लीजिए आप एक अच्छे टीचर हैं, लेकिन एक कमी आपके में बार-बार आती है कि आप जल्दी बच्चों की तरफ ना देखते हुए बुक्स की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। आप एक अच्छे टीचर हैं, उस चीज़ को आप समझा भी लेते हैं, लेकिन बच्चों को तरफ देखने के बजाय बुक्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चों को आपके जो इंटरेक्शन है आपसे वो कम हो जाएगा पढ़ाते समय। तो आपको वो आदत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रीडिंग पहले से करके थोड़ी सी रखनी पड़ेगी उस चीज़ की, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो अगर वो थोड़ी सी पहले आपको पता होगी तो हो सकता है इतनी बुक आपको ना देखनी पड़े, है ना। तो तभी कहते हैं ना कि जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं वो बुक्स नहीं देखते। तो बुक्स क्यों नहीं देखते, बुक्स इसीलिए नहीं देखते क्योंकि उनको वो बुक्स कई बार रिपीट हो चुकी होती है। तो अगर आपको ये चीज़ पहले से अच्छी करनी है तो आप बुक्स को पहले से पढ़िए और ये आपके लिए सबसे अच्छा उपचार हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं शिक्षण के उद्देश्यों की। तो ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक एंडिंग टाइम में ज़रूरी होता है कि जो चीज़ हम जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं उसका उद्देश्य हमको ना पता हो तो फिर क्या फायदा रह जाता है। तो बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शिक्षण से होता है। शारीरिक स्वस्थ तथा रहन सहन, हेल्दी एंड लिविंग, व्यक्तित्व का विकास एवं नेतृत्व होता है। स्वावलंबन तथा व्यवसायिकता, मानसिक क्षमता का विकास होता है, क्रियाशीलता का विकास होता है। तो शिक्षण के उद्देश्य यही है कि आप जब शिक्षण करते हैं तो दोनों तरफ, ये नहीं कि सिर्फ शिक्षक का हो रहा है और छात्र तो ठीक है भैया, ठीक है अपना आप अच्छे से शारीरिक स्वस्थ बना लो, हमें कोई जरूरत नहीं। दोनों तरफ की बात हो रही है। जब आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को भी वो चीज़ अच्छी लगेंगी, तो उनका भी व्यवहार में परिवर्तन होगा और आपके भी साथ व्यवहार में परिवर्तन जरूर होगा। मानसिक क्षमता का विकास किसके होगा, आपके भी होगा और बच्चों के भी होगा। तो इस तरीके से क्रियाशीलता चलती रहती है और इसमें जो फेजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी चीज़ें भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको इसमें नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़े मैंने 1-2-3 रख दिए थे इसमें। कुछ मैंने बनाए हैं पहले से, उनको जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है आपके काम आ जाए, क्योंकि मैं मोस्टली क्वेश्चन नेट के जो भी पेपर आ चुके हैं वहीं से उठाता हूँ, क्योंकि जो लेवल है इस समय वो क्वेश्चन का बहुत ऊपर उठ चुका है, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए समझना कठिन हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए आप वही क्वेश्चन पढ़िए या समझिए जो पहले से आ चुके हों। और फिलहाल आज के विषय में इतना ही है। जुड़े रहिएगा आप लोग सबलाइन क्लासेस से। जल्दी मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।